नमस्कार। मैं समझता हूँ कि इस वैश्विक महामारी में आप लोग सब सुरक्षित होंगे। छोटे से संदेश से हम अपनी बात को शुरू करेंगे कि आज दुनिया में ऐसी भयंकर आपदा आई है कि दुनिया कहाँ जाए, क्या करे, कोई रास्ता ही नहीं बचा है, जिसमें हम आप भी शामिल हैं। लेकिन काम तो रोक सकते नहीं, ज़िंदगी आगे बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग उस कमिटमेंट के साथ इस संघर्ष, इस आपदा का मुकाबला करें कि जो भारत की एक दुनिया में पहचान थी विश्व गुरु की, फिर से स्थापित हो सके। इसी शुभकामना के साथ हम अपनी बात को शुरुआत करते हैं। हमारी बात थी, हम लोग जहाँ से बात रोके हुए थे, हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ना शुरू किए थे। उसमें हम लोग 2 टॉपिक पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता में। इसका एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, और दूसरा हम लोग पढ़े थे क्षेत्र विस्तार। इसी के साथ लॉकडाउन आ गया था। खैर, लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, लेकिन कुछ छूट हुई है तो हम फिर से आपके बीच उपस्थित हैं। संसाधनों के बहुत अभाव है इस लॉकडाउन के चलते, इसलिए मैं समझता हूँ कि आप स्थिति समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आज इसमें हम तीसरा पॉइंट लेकर के आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना। तो ध्यान दीजिएगा कि हम इस चैप्टर से उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही उठा रहे हैं जो सवाल, जो आने वाला एग्ज़ाम प्री IAS का भी, PCS का भी आने वाला है। भले ही लॉकडाउन के नाते परीक्षाएं टली हैं, लेकिन होना तो ही है। तो इसी बात को हम ध्यान में रखते हुए उन्हीं बिंदुओं पर फोकस कर रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज इसमें हम अगला पॉइंट उठा रहे हैं, नगरीय योजना। तो आज का सब पॉइंट हमारा यही रहेगा। देखते हैं इस सभ्यता की नगरीय योजना कैसी थी, क्या थी। हड़प्पा सभ्यता की नगरीय योजना। तो अगर हम नगरीय योजना की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट से हम लोग बात समझ सकते हैं, जैसे कि नगरीय सभ्यता के तहत हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, मतलब नगरीकरण इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला पॉइंट इसमें हम कह सकते हैं विश्व गुरु की सार्थकता को सिद्ध करती है। विश्व गुरु की सार्थकता को सिद्ध करती है। इससे क्या मतलब है कि कैसे तो हम इसके बारे में यही कह सकते हैं कि यह सभ्यता जो आज से लगभग 7,500 वर्ष पूर्व की सभ्यता, जो भारत नहीं विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी, इस 7,500 वर्ष पूर्व इस सभ्यता ने अपनी प्रयोग की गई
नगर योजना में जो प्लानिंग किया था वो हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में लंदन और जर्मनी को चुनौती देने वाला। मेरे कहने का आशय है कि 7,500 वर्ष पूर्व हमारी इस हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने उस तकनीकी का, उस नगर प्लानिंग का अपने व्यवस्था में अनुसरण किया था कि 18वीं शताब्दी में हम उसे कह सकते हैं कि लंदन और जर्मनी में, अर्थात हम 7,500 वर्ष पूर्व 18वीं शताब्दी में जहां लंदन जर्मनी पहुंचा वहां पहुंच चुके थे। ये इस बात की सार्थकता है कि जिसके लिए भारत जाना जाता है कि भारत विश्व गुरु था और है और आने वाले दिनों में भी रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, या इसकी क्या विशेषताएं थी, इसके तहत हम किन किन पॉइंट पर चर्चा करेंगे हम लोग देखें जरा। तो इसमें हम एक पॉइंट ये देखेंगे कि सभ्यता के नगरों का विभाजन, एक पॉइंट हम लोग इस पर चर्चा आज करेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें क्या लेंगे, नगरों के प्रकार, कितने प्रकार की सभ्यता के तहत नगर हमें दिखाई देते हैं। अगला पॉइंट इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, सुरक्षा, सुरक्षा के क्या, इस सभ्यता के लोगों ने किस तरह की व्यवस्था सुरक्षा के लिए क्या किया था, ये हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इनके मकान कैसे होते थे। अगला पॉइंट इसमें हम लोग देखेंगे नालियां, जो इस सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे सड़कें। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे ईंट। और अंतिम पॉइंट देखेंगे महत्वपूर्ण भवन। तो दोस्तों इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहां से बहुत सारे सवाल एक परीक्षा में पूछे जाते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से इसे पढ़ा जाए कि आपके हर आने वाले सवाल का उत्तर आप दे सकें। तो हम लोग यहां से शुरू करते हैं, नगरों का विभाजन एक एक पॉइंट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत मजा आएगा। हम लोग अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना शुरू किए हैं। तो पहला पॉइंट दोस्तों क्या था, तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों का विभाजन। यस, तो इस सभ्यता के आप देखेंगे कि लगभग प्रत्येक नगर दो भागों में बटे थे। कितने? दो भागों में बटे थे। कैसे? एक पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला।
हम कह सकते हैं कि नगर का एक भाग पश्चिमी टीला कहलाता था, नगर का दूसरा भाग पूर्वी टीला। इस पश्चिमी टीला जिसे और क्या कहते थे, तो इसे दुर्ग, गढ़ी, उच्च नगर या अपर टाउन, इसे पश्चिमी टीला को हम और क्या कह सकते थे, दुर्ग, गढ़ी, उच्च नगर, जिसमें कैसे भवन थे, तो इसके तहत आप देखेंगे, इसके तहत इसमें विशिष्ट भवन जैसे अन्नागार, पुरोहितावास, सभा भवन, ऐसे महत्वपूर्ण भवन आते थे। और इसमें और कौन लोग रहते थे, तो विशिष्ट लोग, विशिष्ट भवन और विशिष्ट लोग यहां निवास करते थे। दूसरा पूर्वी टीला, तो पूर्वी टीला कैसा था, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे निचला नगर या लोअर टाउन। तो नाम से ही समझ में आ रहा हो, एक अपर टाउन कहला रहा है, दूसरा लोअर टाउन। तो इससे आप खुद ही समझ पा रहे होंगे कि इसका एक भाग जो पश्चिमी टीला था, ये अपर टाउन अर्थात ये अपेक्षाकृत ऊंचाई पर, और यहां जो पूर्वी भाग था यह अपेक्षाकृत ढाल पर बसा था। तो आखिर ये विभाजन क्यों, इसको हम अगली चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं नगर का दूसरा भाग क्या कहलाता था, पूर्वी टीला या निचला नगर, जिसमें नगर के सामान्य लोग और सामान्य भवन या सामान्य निवास होते थे। इसको हम लोग एक आरेख पर चित्रित करके देखते हैं तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। हम एक रफ ऐसे डायग्राम बना दे रहे हैं, दिमाग में आपके इमेज बना रहे। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी टीला जिसे दुर्ग, गढ़ी या उच्च नगर कहते थे, ये ऐसे था जिसमें जो इस दुर्ग का जो बाहरी दीवार दिख रहा है वो पक्की ईंटों द्वारा निर्मित, और जो भीतरी दीवार थी ये कच्ची ईंटों द्वारा। ये आकार में पूर्वी टीला की अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता था और दुर्गीकृत अर्थात सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था। तो ये आपका पश्चिमी टीला इस तरह की संरचना होती थी। अब हम लोग इसका जो पूर्वी टीला था उसको हम यहां थोड़ा बनाते हैं।
समझ जाएंगे। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। आप देखे होंगे कि आजकल जगह जगह शहरों में बहुत जगह प्लाटिंग हो रहा है, तो वहाँ अगर आप कभी गए होंगे तो आपको इसी तरह की संरचना आपको दिखती होगी कि एक मुख्य मार्ग, उससे निकलते हुए कई छोटे छोटे मार्ग आपको दिखते होंगे, उसी पर पूरा नगर बसाने की आजकल कोशिश हो रही है। ये एक हमारा रफ स्ट्रक्चर हम आपके बीच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रेड वाला है ये हम मार्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ब्लू से दीवार, तो देखें इस तरह के, तो ये इनके जो आवास होते थे वो कुछ समझ में आ रहा होगा आपके हम कैसे बनाना चाह रहे हैं। इस तरह से आप देखे होंगे, तो आप देखें कि ये जो रेड वाला दिख रहा है ये मुख्य मार्ग है, जो 10.5 मीटर चौड़ा होता था, जो उत्तर से दक्षिण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, इससे आप देख रहे हैं कि दूसरा मुख्य मार्ग निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरा मुख्य मार्ग, जो लगभग 3.5 मीटर चौड़ा होता था। इस तरह से दोनों तरफ मुख्य मार्ग, और आप देख रहे हैं कि इसी से ये बीच बीच में ये गलियां निकली हुई हैं, और इस गलियों में आप देख रहे हैं कि ये आपको मकान दिख रहे हैं।
तो आप देख रहे होंगे कि हर मकान का जो मुख्य मार्ग है, मकान का जो द्वार दिख रहा है वो आपको किस तरफ दिखाई दे रहा है, गलियारे की ओर। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मुख्य मार्ग ये है, तो ये लोग चाहते थे यहां पर भी मार्ग बना सकते थे, द्वार बना सकते थे, यहां ये वाला मकान यहां बना सकता था, यहां बना सकता था, लेकिन आप देख रहे हैं कि इनके सारे मकान के जो द्वार हैं वो सब कहां दिखाई दे रहे हैं, पिछवाड़े या गलियारे को, जिसका अपवाद आपको दिखाई देगा कहां, अभी हम लोग आगे देखेंगे, इसका अपवाद हमें दिखाई देगा लोथल, जहां आप देखेंगे कि मुख्य मार्ग जो था, जो लोथल था, यहां के मकान के दरवाजे मुख्य मार्ग। तो इस तरीके से हम लोग देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि हमने आपके सामने फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, तो आप देख रहे हैं कि सभ्यता के लगभग सभी नगर दो भागों में बटे होते थे। एक पश्चिमी टीला कहलाता था, दूसरा पूर्वी टीला कहलाता था। जिसे आप देख रहे हैं पश्चिमी टीला, जिसे हम दुर्ग, गढ़ी या उच्च नगर अर्थात अपर टाउन भी कहते थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि विशिष्ट भवन और विशिष्ट लोग रहते थे। विशिष्ट भवन जैसे अन्नागार, पुरोहितावास, सभा भवन, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये कैसी संरचना होती थी, तो आप देख रहे हैं कि दो दीवार, एक बाहरी जो दीवार होती थी पक्की ईंटों से, भीतरी दीवार कच्ची ईंटों से निर्मित थी, जो पूर्वी टीला का अपेक्षाकृत आकार में छोटा होता था और चारों ओर से क्या होता था दुर्गीकृत और अर्थात सुरक्षा प्राचीर से घिरा होता था, और अपेक्षाकृत पूर्वी टीला की अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बसा था। दूसरा पूर्वी टीला अर्थात निचला नगर या लोअर टाउन, जिसमें नगर के सामान्य लोग रहते थे और सामान्य मकान या आवास होते थे, जिसमें आप देख रहे हैं कि इनके मकान के, अभी जब हम लोग मकान देखेंगे तो इसकी बात वहां पर हम लोग कर लेंगे। अब यहां पर सवाल उठता है कि आखिर ये डिवीजन यहां पर क्यों, कि नगर का एक भाग ऊंचाई पर क्यों बसा था और नगर का दूसरा भाग ढाल पर क्यों बसा था। तो दोस्तों इसके लिए विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, लेकिन जो हमें ज्यादा तर्कपूर्ण बात समझ में आई है वो ये कि जो भी हम संरचना बनाते हैं, सारी संरचना के पीछे महत्वपूर्ण क्या होता है, हमारी आवश्यकता। तो कुछ ऐसी आवश्यकता रही होगी जिस कारण इन्हें ऐसी संरचना बनानी पड़ी होगी। तो पहली आवश्यकता क्या थी, पहली आवश्यकता तो हमारा देश कैसा देश है, मानसूनी। मानसूनी अर्थात आप देख रहे हैं मानसूनी होने के नाते ऐसे देश की जो अर्थव्यवस्था होगी वो क्या होगी, कृषि प्रधान। और कृषि के लिए क्या चाहिए, तो कृषि के लिए चाहिए उपजाऊ भूमि, सिंचित भूमि, मुलायम भूमि, तमाम चीजें इसमें शामिल की जा सकती हैं। तो जरा दोस्तों देखें कि जो ढाल है, ढाल मतलब नदियों का जो तटीय क्षेत्र होता था, तो जो नदियों का किनारा होता था वो बहुत उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर हर वर्ष नदियां जो होती हैं, बाढ़ के साथ यहाँ की मिट्टी का क्या होता है, नवीनीकरण होता रहता है। अर्थात जब बाढ़ आता है तो नई मिट्टी वहां पर आ जाती है, फर्टाइलेशन की बनी रहती है, जो बहुत उपजाऊ होता है। दूसरा सिंचित, तो आज भी हमारे देश की इतनी अर्थव्यवस्था या हम कह तकनीक इतनी डेवलप हो चुकी है, इसके बावजूद भी अभी भी हमें सिंचाई के लिए मुख्यतः किस पर निर्भर होना पड़ता है, मानसून पर। तो जो नदियों का किनारा होता था या नदियों से जितना हम निकट होते थे उतना ही सिंचाई करना हमारे लिए आसान होता था। फॉर एग्जाम्पल नदियों का जो आप देखते होंगे कि जो घाट वाला क्षेत्र होता है वहां पर कृषक लोग सीजन में
बहुत सारी फसलें उगाया करते हैं, बहुत सारी सब्जी वगैरह उगाया करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के लिए वहाँ वाटर लेवल इतना ऊपर होता है कि आसानी से वहाँ पानी निकल आता है, या नदी से भी वहाँ पानी पहुँचाया जा सकता है। दूसरा, मुलायम भूमि। मुलायम भूमि तो आप देखें कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण धातु कृषि के लिए जिसकी आवश्यकता होती है, लोहे। तो इस समय तक लोहे का ज्ञान इस सभ्यता के लोगों को नहीं था, इसलिए इन्हें जुताई करने के लिए एक ऐसी भूमि की आवश्यकता थी जहां पर लकड़ी के हल से खुदाई या हल चला करके खेत को जोत पाना संभव है। वो नदियों का तट जो था वो ऐसा वहीं पर हो सकता था, यही आवश्यकता थी। और क्या कारण था, तो आप देखें कि हमारे यहां मानसून जब आता है तो अर्थात 4 महीने के लिए हमारी नदियां इतना बाढ़ग्रस्त हो जाती हैं, उसमें इतना पानी भर जाता है कि जो ढाल वाला क्षेत्र होता है वो डूब जाता है। ऐसे में हमें ऊंचाई वाले क्षेत्र की आवश्यकता होती थी, इसीलिए ये लोग नगर का एक टुकड़ा, एक भाग ऐसे बनाते थे कि सामान्य दिनों में वो उस क्षेत्र में रह करके कृषि वगैरह कर पाए, और जब ऐसे आपात का समय आए, अर्थात जब बाढ़ वगैरह की समस्या आए, तो वो ऊंचाई वाले क्षेत्र में अपना बचाव कर सके, इसीलिए डिवीजन किया गया था। तो नगर का एक भाग हुआ, नगरों का विभाजन। अगला पॉइंट हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट है नगरों का प्रकार, अर्थात इस सभ्यता में कितने प्रकार के नगर पाए जाते थे। तो अगर हम इसकी बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सभ्यता में 3 प्रकार के नगर हमें देखने को मिलते हैं। नगरों का प्रकार, इसमें बहुत कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा देख लें। तो नगरों के प्रकार में हम लोग कह सकते हैं कि इस सभ्यता में हमें 3 प्रकार के नगर देखने को मिलते हैं। कैसे, कौन कौन से? तो एक केंद्रीय नगर, 2 तटीय नगर, 3 अन्य। तो अगर हम केंद्रीय नगर की बात करें तो आप देखेंगे सभ्यता में केंद्रीय नगर के तहत हमें 3 महत्वपूर्ण नगर मिलेंगे। एक हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 धौलावीरा। इस तरीके से अगर तटीय नगर की हम बात करें तो इसमें सुतका गेंडोर, सुतका कोह, लोथल, रंगपुर आदि। और अन्य की बात करें तो हमने आपको बताया कि सभ्यता में अब तक 2800 से 3000 तक स्थल मिल चुके हैं, तो इनकी संख्या बहुत सारी होगी। तो हमें नगरों के प्रकार में इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमने आपको क्या बताया? सुरक्षा। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो इस दृष्टिकोण से भी यह सभ्यता अपनी विशिष्टता हमें दिखाती है। तो हम लोग सुरक्षा पर अगर चलें तो इसके तहत हम लोग कह सकते हैं
की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी यह सभ्यता क्या थी, विशिष्ट। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि इस सभ्यता के तहत हम लोग देखेंगे कि इनमें पहला पॉइंट अगर हम लोग शामिल करें तो आप देखेंगे प्रवेश द्वार। तो आप देखेंगे कि इसके तहत हमें निश्चित प्रवेश द्वार, इससे स्पष्ट हो रहा है निश्चित प्रवेश द्वार से कि आप जहां से चाहें वहां से नगर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, अर्थात मार्ग निश्चित था जिस मार्ग से ही आप नगर में एंट्री कर सकते थे। इस प्रवेश द्वार के आसपास सुरक्षा प्रहरी के कमरे मिले हैं। ये कमरे कहां से मिले हैं? धौला वीरा सुरकोतड़ा। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? तो सुरक्षा प्रहरी के कमरे, तो जाहिर सी बात है कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस प्रवेश द्वार के आसपास सिक्योरिटी गार्ड भी लगे होते थे, जिस बात की निगरानी करते रहते थे कि नगर में कौन प्रवेश करने लायक है अथवा कौन नहीं। ठीक है, जिसका साक्ष्य हमें कहां से मिला है? धौलावीरा और सुरकोतड़ा से। और क्या इस सुरक्षा के तहत हम लोग क्या बात कर सकते हैं? तो बुर्ज, तो बुर्ज क्या होता था? तो आप कभी कोई किला वगैरह देखे होंगे तो आप देखे होंगे उस किले में, किले की दीवार में ऊपर की तरफ इस तरीके से मुखाने टाइप से अंदर से बाहर की ओर बने होते थे। इसी को क्या कहते थे? बुर्ज। ये बुर्ज अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सभ्यता के मकान की दीवारों में बुर्ज बने होते थे, जो प्रायः कच्ची ईंटों द्वारा, किससे बने होते थे? कच्ची ईंटों द्वारा। इसका अपवाद पर विशेष आप लोग ध्यान देंगे। इसका अपवाद क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, जहां से आप देखेंगे कि पक्की ईंटों के बुर्ज मिले हैं। सर्वाधिक बुर्ज कहां से मिला है? कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से मिला है। और विशेष पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है, विशेष करके मैं लिख दे रहा हूं कि लोथल, जो इस सभ्यता की क्या थी? वाणिज्यिक राजधानी थी। यहां से कोई बुर्ज नहीं मिला है। तो सवाल उठता है यहां पर भी, आयोग आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू वगैरह में, कि आखिर लोथल से बुर्ज क्यों नहीं मिला? तो इसका जवाब हम लोग यही दे सकते हैं तर्कपूर्ण तरीके से। मुझे यही समझ में आता है कि ये लोथल कहां? गुजरात में मिला है। यस नो? गुजरात, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसा क्षेत्र था समुद्र तटी
अर्थात समुद्र तटीय, अर्थात आप देख रहे हैं कि समुद्र से सुरक्षा इसको प्राप्त थी। तो जब इतनी बड़ी सुरक्षा खुद ऑलरेडी इस नगर को प्राप्त था, तो यहां सुरक्षा की आवश्यकता नहीं रही होगी, इसीलिए यहां पर बुर्ज संभव है कि नहीं बनाए गए थे। तो इस तरीके से सुरक्षा में हम इन बिंदुओं पर ध्यान रखेंगे कि सुरक्षा क्या किया गया था। तो इस दृष्टिकोण से भी सभ्यता विशिष्ट थी। जैसे प्रवेश द्वार, तो आप देख रहे हैं कि नगर में प्रवेश के लिए हमें निश्चित प्रवेश द्वार दिख रहा है, जिसके तहत आप देख रहे हैं कि इस बात की निगरानी होती थी कि नगर में कौन कहां से, नगर में निश्चित द्वार से ही आप प्रवेश कर सकते थे। और आप देख रहे हैं इस प्रवेश द्वार के पास हमें सुरक्षा प्रहरी के कमरे मिले हैं। इससे इस बात का ये बात स्पष्ट हो रही है कि इस बात की निगरानी होती थी कि नगर में कौन प्रवेश करेगा या करने लायक है अथवा नहीं, जिसका साक्ष्य कहां से मिला, धौलावीरा और सुरकोटड़ा से। और आप देख रहे हैं सुरक्षा हम किसकी चर्चा कर सकते हैं, बुर्ज। तो हमने बताया कि बुर्ज वगैरह अगर आप देखें तो कभी कोई भी किला आप देखे होंगे तो उस किले में आप देखे होंगे कि दीवार पर अंदर से बाहर की ओर देखने के लिए छोटे छोटे मुकाने बने होते थे, जिसमें सैनिक हमेशा तैनात रहते थे और बाहर की ओर देखते रहते थे कि कोई आक्रमणकारी उन पर आक्रमण ना कर पाए, उसी को बुर्ज कहते थे। और ये बुर्ज आप देख रहे हैं कि किससे बने होते थे, तो प्रायः कच्ची ईंटों के। इसका अपवाद कहां था, मोहनजोदड़ो, जहां से पक्की ईंटों के बुर्ज मिले हैं। और सर्वाधिक बुर्ज कहां से मिला है, कालीबंगा से। विशेष हमने इसमें बताया लोथल, जो इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी थी, लेकिन इसके बावजूद यहां से कोई बुर्ज नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला, तो चूंकि यह समुद्र का तटीय क्षेत्र था, तो प्राकृतिक रूप से यह सागर से सुरक्षित था, इसीलिए यहां पर हो सकता है कि आवश्यकता ना समझी गई हो, यही विद्वानों का अनुमान है। तो इस तरीके से ये पॉइंट रहा। अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता के तहत मकान कैसे रहे होंगे। मकान तो आप मकान की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि सभ्यता के लोग मकान निर्माण में सुंदरता की अपेक्षा मजबूती को अधिक प्राथमिकता। इसलिए आप देखेंगे इनके मकानों में हमें खिड़की आदि का बहुत अभाव मिलता है, क्योंकि मान्यता थी कि दीवारों को अगर उसमें खिड़की बनाएंगे तो दीवारों को काटना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देखें कि मकान कैसे होते थे। तो मकान की अगर हम बात करें तो सुंदरता की अपेक्षाकृत ये मजबूती पर ज्यादा ध्यान देते थे। इनके मकान कैसे होते थे, प्रायः मकान प्रायः पक्की ईंटों द्वारा 2 मंजिले जिसका अपवाद विशेष ध्यान में बार बार आपसे कह रहा हूं, वहीं से ज्यादा सवाल बनते हैं। जिसका अपवाद क्या था, कालीबंगा, जहां के मकान कच्ची ईंटों द्वारा लेकिन इनकी फर्श कालीबंगा की इनकी फर्श अलंकृत ईंटों द्वारा, अर्थात इनके ईंट जो फर्श बनाने वाली ईंट थी उसमें तरह तरह की आकृतियां उकेरी गई थी। और मकान में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि मकान की दीवारों
को सीधी बनाने के लिए साहुल का प्रयोग, जो आज भी आप देखते होंगे जो मजदूर लोग वो मकान की जुड़ाई करते हैं तो इसमें लट्टू जैसा लटकाए रहते हैं धागे से बात करके। इस मकान की अगर हम एक संरचना आपके दिमाग में खींचना चाहें तो हम एक रफ बना दे रहे हैं, आप समझ लीजिए ऐसे मकान होते थे। तो मान लीजिए इनका द्वार है, तो आप ऐसा नहीं कि द्वार से सीधे प्रवेश कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता था। तो आप जैसे ही मुख्य द्वार से प्रवेश करते थे तो आपको यहीं पर 4-5 फीट की ऊंची एक बड़ी मोटी सी दीवार होती थी, अर्थात आप सीधे एंट्री नहीं कर सकते थे। तो आप कैसे जाएंगे, मतलब ऐसे होके जाएंगे, यस, इस तरीके से। तो जैसे ही आप इस तरह से घूम के जाते थे तो आपको बीच में एक बड़ा सा क्या मिलता था, आंगन। ठीक है, इस तरीके से आप इन किए और बीच में आपको क्या मिला, आंगन। और प्रत्येक आंगन में ये इनका एक कुआं बना होता था, कुएं के बगल में बाथरूम और इसी के बगल में रसोई। जरा देखिए, यही सारी तकनीकी आज भी हमारे यहाँ दिखाई देती है। और इस तरीके से आप देखें कि यहाँ से कैसे नाली निकलती थी, जो ये गली है यहाँ से ऐसे बहते हुए और फिर कहाँ, नगर के बाहर गंदगी को लेके जाता था। तो इस तरीके से आप देखें कि इनका ये मकान आपको दिख रहा है, तो लगभग 1, 2, 3, 5 कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं और यहीं पर सीढ़ी बने होते थे, जिससे स्पष्ट हो रहा है इनके मकान 2 तल्ले होते रहे होंगे। कैसे तल्ले बनाए जाते थे, उस पर घास फूस रख करके उस पर मिट्टी डाल करके मकान तैयार किया जाता था। अब मकान में दरवाजे की हम बात करें तो दरवाजे इनके कैसे खुलते थे, तो आपने देख ही लिया कि गलियारे या पिछवाड़े की ओर। सवाल उठा क्यों, इसका अपवाद तो अभी हमने आपको बता ही दिया अपवाद, कि इसका अपवाद क्या था, लोथल, जहां के मकान के दरवाजे मुख्य मार्ग की ओर। तो यहां पर भी क्यों लगा हुआ है। तो अगर हम इस क्यों का उत्तर जानना चाहें तो हमें विद्वानों का जो मानना है कि दरवाजा पिछवाड़े बनाने का जो एक कारण हो सकता है वो ये प्रदूषण, क्योंकि उस समय सड़कें कच्ची होती थी और अगर दरवाजा इनका मुख्य मार्ग की तरफ होता तो उस कच्ची सड़क से बहुत सारी धूल आंधी अंदर जाती रहती, एक प्रदूषण से बचाव। और कुछ विद्वानों ने कहा कि एकांत प्रिय, अर्थात ये लोग एकांत प्रिय थे, इसलिए मुख्य मार्ग से अपने को काट करके रखते थे। और तो अपवाद की अगर हम बात करें लोथल, तो यहाँ के दरवाजे आखिर मुख्य मार्ग की ओर क्यों खुलते थे, तो इसका यही जवाब है कि अगर आप दुकान खोलेंगे तो दुकान का द्वार मुख्य मार्ग की ओर खोलेंगे कि पिछवाड़े की ओर, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर होगा कि मुख्य मार्ग की ओर। तो हमने आपको बताया कि लोथल इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी अर्थात व्यापारिक नगर था, इसलिए यहाँ पर जो आवास होते थे उनका आपका सबका व्यवसाय होता था, इसलिए उनको अपनी दुकानों के नाते अपना जो द्वार था वो मुख्य मार्ग की ओर लोग खोलते थे। तो इस तरीके से ये मकान हुआ। अगला पॉइंट है
अगला पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नालियां। तो आपको पता है नालियों की क्या महत्वता है। आपको पता है कि किसी भी नगर को साफ सुथरा बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? नालियों की। मुंबई जैसा महानगर आप देखते हैं कि जहां पर इतने बड़े बड़े गटर हैं कि उसमें हाथी पार कराई जा सकती है, फिर भी उनमें अभी भी बरसात के सीजन में आप देखते हैं पूरा गटर भर जाता है। तो जाहिर सी बात है कि किसी नगर की साफ सुथरा बने रहने में सबसे अहम भूमिका किसकी? नालियों की। और इस सभ्यता की सबसे नगरीय योजना में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनकी जल निकासी का ही था। ये नालियां कैसी होती थी? तो आप देखेंगे कि ये नालियां गली मोहल्ले से होती हुई मुख्य मार्ग के किनारे किनारे नगर के बाहर। हम सब संरचना आपको इस नगर में बना करके दिखाए हैं कि आप उससे आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे देख लें। तो आपने देखा कि ये मुख्य मार्ग होता था, यस, इससे इस तरह से छोटे छोटे मार्ग निकले हुए थे। और इसी के किनारे ऐसे, तो आप देख रहे हैं नगर बने होते थे, तो इसी के किनारे किनारे आप देख रहे हैं कि जैसे ये है तो यहाँ से ऐसे ऐसे नालियाँ बनी होती थी और ये मुख्य मार्ग में आके मिला, मुख्य मार्ग से इस तरीके से ये नगर के बाहर। तो इस तरीके से ये नगर के बाहर अर्थात नगर की सारी गंदगी कहाँ जाती थी? बाहर गिरती थी। और आप देखेंगे कि इन नालियों में जगह जगह क्या बनाए गए थे? छोटे छोटे गड्ढे बनाए गए थे। हम अलग से इसे बना दे रहे हैं, ऐसे गड्ढे बने होते थे। इन गड्ढे का क्या काम होता था? तो बहते हुए पानी की गंदगी इन गड्ढों में इकट्ठा हो जाती थी, जिससे आसानी से इस कचड़े को निकाल करके नाली साफ कर लेते थे। और जो मुख्य नाली होती थी अर्थात जो मुख्य मार्ग के किनारे, वो काफी चौड़ा होता था, जिसमें एक आराम से आदमी आर पार हो सकते थे। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि गली जो होती थी, नाली जो होती थी, वो गली मोहल्ले से होते हुए मुख्य मार्ग के किनारे किनारे नगर के बाहर गिरता था। और आप देख रहे हैं कि इस नाली में और अगर हम पॉइंट डालें नाली के बारे में, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये नालियां प्रायः पक्की ईंटों द्वारा निर्मित होती थी, जिनकी साफ सफाई, तो साफ सफाई की अगर हम बात करें तो साफ सफाई का पूरा ध्यान दिया गया था। और आप देखें इसके लिए इन्होंने क्या किया था? जहां नालियां सकरी आप समझ रहे होंगे, अर्थात जहां पतली होती थी, जहां नालियां सकरी होती थी, उन्हें साफ रखने के लिए ईंटों द्वारा, और जहां नालियां चौड़ी होती थी, उन्हें पत्थरों द्वारा ढका जाता था। और नालियों को बनाने में और क्या करते थे?
साफ सफाई में तो हम लोग कह सकते हैं कि लोथल से मिली एक नाली से सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। तो जाहिर सी बात है, सीढ़ी के साक्ष्य से स्पष्ट हो रहा है कि ये नालियां गहरी होती रही होंगी, जिन्हें साफ करने के लिए इसमें सीढ़ियां बनाई गई थी ताकि आसानी से उसमें उतर करके नाली को क्या किया जा सके, साफ किया जा सके। ठीक है। और आप देखेंगे कालीबंगा, कालीबंगा ऐसा नगर जहां से सार्वजनिक नालियों का कोई अर्थात यहां पर सार्वजनिक नाली नहीं होती थी, अर्थात यहां आप देखेंगे कि नालियां कैसी होती थी, व्यक्तिगत। कैसी होती थी? व्यक्तिगत होती थी। और आप देखेंगे यही कालीबंगा से ही लकड़ी की नाली, लकड़ी की नाली कैसे, अर्थात नाली में पाइप का प्रयोग किया जाता होगा, उसका भी यहीं से साक्ष्य मिला है। और आप देखेंगे कि बनावली, इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां से जल निकासी का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और इन नालियों के निर्माण में तो आप देखेंगे कि इन नालियों के निर्माण के लिए क्या करते थे कि नाली में जहां बहाव तेज होता था वहां फन्नीदार ईंटों का प्रयोग करते थे। फन्नीदार ईंट क्या होते थे? तो कभी आपने पुराने कुएं वगैरह देखा होगा, तो पुराने कुएं में आपने देखा होगा कि ईंट बहुत पतली पतली और बहुत चौड़ी होती थी, क्योंकि उस समय सीमेंट वगैरह था नहीं, इसलिए चौड़ी ईंट बनाए जाते ताकि ज्यादा क्षेत्रफल में फैल रही हो, ज्यादा मजबूती से। इस तरह से उन्हीं को फन्नीदार ईंट कहते थे। और जहां नालियां मुड़ती थी वहां एल प्रकार के ईंटों का, एल प्रकार की ईंट का मतलब क्या होता था? तो यहां पर कोई भी दो ईंट अगर आप जोड़ेंगे तो उसमें रिझाव की संभावना बनी होगी, लेकिन अगर एक ईंट को ही एल आकार देकर के पका लिया जाए तो वहां से रिझाव होने की संभावना खत्म हो जाती थी। इसलिए यहां पर मोड़ पर, यही मकान के, जहां मकान की दीवार भी जहां मुड़ती थी वहां भी इसका प्रयोग करते थे। इसलिए इन जहां नालियां मुड़ती थी वहां मुड़ा हुआ अर्थात एल प्रकार का ईंट प्रयोग किया जाता है, जिससे रिझाव न हो। और इस जल निकासी में सबसे विशिष्ट लाइन हम लोग अब देखने चल रहे हैं। तो इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां नाली का प्रयोग गंदे जल को निकालने के लिए नहीं बल्कि
शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए किया जाता था, तो वह स्थल था धौलावीरा। ये ऐसा स्थल था जहां पानी का बहुत अभाव था, इसलिए नदी पर बांध बनाकर नाली द्वारा शुद्ध जल नगर तक पहुंचाया जाता था। यह सवाल बहुत बार आया है कि हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की विशिष्ट योजना, विशिष्ट प्रणाली का कहां से साक्ष्य मिला। लोग मोहनजोदड़ो लगाते हैं क्योंकि वो सबसे विकसित नगर माना जाता है, लेकिन आप देखें कि हर जगह की नालियां एक जैसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहां की नाली का काम अलग दिख रहा है। तो इस तरीके से अगर ये सवाल आता है तो आपको मोहनजोदड़ो या हड़प्पा नहीं, आपको इस पर ट्रिक करना है धौलावीरा, क्योंकि यहां पर पानी का अभाव था, इसलिए यहां नाली का प्रयोग गंदे जल को निकालने के लिए नहीं बल्कि शुद्ध जल को नगर तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, नालियां। अगला पॉइंट है सड़कें। तो सड़कों की क्या भूमिका, तो आपको पता है किसी नगर को उसकी आकृति कौन प्रदान करता है। सड़कें तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी नगर को आकृति प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, सड़कों की। ठीक है, आज तो हम लोग सड़कों पर चलते हैं तो आप देखते हैं कि सड़क पर चले जा रहे हैं, अचानक सड़क गायब हो जाती है, क्योंकि खोजना पड़ता है सड़क इधर गई है बाएं कि दाएं, कोई कोई तो अंदर भी जाती, कुआं तालाब है ना, इस तरीके से बताया भी नहीं जाता, जाओगे तो खुद ही जान जाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो अगर सड़कों के दृष्टिकोण से देखें तो इस दृष्टि से भी सभ्यता में महत्वपूर्ण दिखाई देगी। तो आप देखेंगे कि इस नगर का प्रथम मुख्य मार्ग ये कैसे जाता था, उत्तर से दक्षिण, और दूसरा मुख्य मार्ग ये कैसे जाता था, ये पूरब से पश्चिम दोनों, अर्थात प्रथम और द्वितीय दोनों मार्ग एक दूसरे को समकोण बोले तो ठीक है, ये सड़कें एक दूसरे को, दोनों सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए पूरे नगर को आयताकार या रेक्टेंगुलर, बहुत बार पूछा गया सवाल है, आयताकार या रेक्टेंगुलर आकृति प्रदान करते थे। यह सड़कें प्रायः कैसी होती थी, कच्ची, जिसका अपवाद मोहनजोदड़ो था, जिसका अपवाद मोहनजोदड़ो था, जहां एक सड़क को पक्की बनाए जाने का, ऐसा ना समझिएगा कि पूरी सड़क ही पक्की मिली है, एक सड़क को पक्की बनाए जाने का साक्ष्य मिला है।
सबसे चौड़ी सड़क मोहन जोदड़ो से, जो 10.5 मीटर या 33 फीट चौड़ी, 10.5 मीटर या 10.5 मीटर या 33 फीट चौड़ी होती थी। तो ये आपके क्या हो गए, सड़कें हो गए। अंतिम पॉइंट है महत्वपूर्ण भवन। ईंट नहीं बताया मैं, ईंट देख ले फिर महत्वपूर्ण भवन देखें। अगला पॉइंट है ईंट। तो कई प्रकार के ईंट, जैसे आपने देखा ईंटों का जो अनुपात देख लें पहले। अनुपात बोले तो लंबाई अनुपाते चौड़ाई अनुपाते ऊंचाई। तो लंबाई, इसके बीच का जो अनुपात था 4:2:1। ईंट के प्रकार अगर आप देखें, ये देखते हैं कच्ची ईंट, सब बता चुके हैं। कच्ची पक्की का प्रयोग कहाँ होता था, पक्की ईंट। कच्ची ईंटों का नगरों का भीतरी दीवार बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, फर्श बनाने के लिए, पक्की ईंट नाली बनाने के लिए, कुएं बनाने के लिए, है ना। इसी तरीके से तीसरा अभी मैंने बताया फन्नीदार ईंट, जो हमने बताया कि मोड़ ओड़ पे लगाते थे। चौथा ईंट हमने क्या बताया, एल प्रकार के ईंट। और वक्राकार ईंट, ये कहाँ से मिला है, एकमात्र चन्हूदड़ों से। तो ये आपके क्या हो गए, ईंट हो गए। अगला प्रयोग कहाँ होता था हमने सब बताया है आपको। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अंतिम पॉइंट है महत्वपूर्ण भवन। तो महत्वपूर्ण भवन, तो आप देखेंगे सभ्यता के तहत हमें कई महत्वपूर्ण भवन मिले हैं। तो जैसे पहला ए बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसकी खोज किसने की थी, मार्शल महोदय ने। किसने की थी, मार्शल महोदय ने। अगर इसके आकार की हम बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी लंबाई 55 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर। इसी में ये मिला है जलकुंड। जलकुंड, ये इसी को क्या कहते थे, स्नानागार, जिसकी तुलना हम वर्तमान के स्विमिंग पुल से कर सकते हैं। इसकी निर्माण तकनीक को देख करके मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन समय का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इस जलकुंड की अगर हम लंबाई की बात करें
तो लंबाई 11.88 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर। आज के समय में ऐसा कुंड बनाना, जल कुंड बनाना कोई कठिन काम नहीं, तकनीकी इतनी विकसित हो चुकी है। लेकिन उस समय जब सीमेंट जैसी चीजें हमारे पास नहीं थी, है ना, इस तरह से केमिकल रसायन नहीं था, उस समय ऐसा कुंड बनाना और उस कुंड में रिझाव ना हो, इससे बचाव करना, ये अपने आप में बहुत सराहनीय था। इसीलिए मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन समय का क्या कहा, आश्चर्यजनक निर्माण कहा। क्या कहा, आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसमें आप देखेंगे दक्षिण पश्चिम की ओर आपको क्या मिलेगा, नाली का साक्ष्य और उत्तर दक्षिण की ओर सीढ़ी का साक्ष्य मिलेगा। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता रहा होगा, तो इसका प्रयोग संभव है कि विशेष धार्मिक प्रयोजनों के अवसर पर, जैसे आज गंगा में नहा करके हम लोग पवित्र अपने को मानते हैं, मान्यता रही होगी कुछ समय इस जलकुंड में नहा करके लोग अपने को क्या करते होंगे, पवित्र करते होंगे। इससे जल की महत्वता भी स्थापित होती है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। अगला पॉइंट इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, महत्वपूर्ण बृहद स्नानागार के बाद अगला क्या है, अन्नागार या गोदाम आज भी पाए जाते हैं, जो इस काल का सबसे बृहद भवन, जिसका साक्ष्य कहां से मिला है, हम्मकालु, ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, का से कालीबंगा, लो से लोथल। ये आप देख रहे हैं कि मिला है इस काल का, जिसका आकार अगर हम लोग देखें तो इसकी लंबाई आप देखेंगे 45.72 मीटर और चौड़ाई 22.86 मीटर, जो इस काल का सबसे बृहद भवन होते थे। जिसका प्रयोग किस लिए होता होगा, तो आज भी आपको पता है, इसमें बताने की आवश्यकता, आपातकालीन अन्न सुरक्षा के लिए, संकट काल में बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, है ना, उस समय आपातकाल में अन्न सुरक्षा के लिए इसका द्वार किस ओर होता था, तो आया हुआ सवाल है उत्तर की ओर या नदी के मुहाने की ओर, नदी के मुहाने की ओर, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि जल मार्ग का व्यापक प्रयोग, अर्थात जल मार्ग से इसमें अनाज ला करके लोग नाव से रख पाए, इसलिए इनका द्वार जो होता था वो नदी के मुहाने की ओर खोलते थे। अगला पॉइंट है इसमें पुरोहिता वास।
तो दोस्तों इसका भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहन जोदड़ो से ही, जो बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व की ओर स्थित था, जिसमें संभवतः नगर के प्रधान पुरोहित निवास करते थे। इसे पुरोहित विद्यालय भी हम लोग कह सकते हैं, जिसका अगर हम आकार की बात करें तो 70.1 इंटू 23 पॉइंट समथिंग 74 या इस तरह से था। ठीक है, इस तरीके से आप देखें कि इसका ये आकार था। अगला पॉइंट कौन सा है? सभा भवन। इसका भी साक्ष्य हमें कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से ही मिला है, जिसकी तुलना मुगल काल के दरबार आम से की जा सकती है। अंतिम पॉइंट है गोदीवाड़ा बंदरगाह या पत्तन या डाकयार्ड। इसका साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से, जो भारत का ही नहीं विश्व के प्राचीनतम बंदरगाहों में से एक था, जिससे इस सभ्यता के समुद्री मार्ग से व्यापार की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक, हमें लग रहा है कि आपको एक हड़प्पा सभ्यता की नगरी योजना से जुड़ी सारी जानकारी मैं दे चुका हूं, और इससे आने वाले सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। आप थोड़ा सा इसे 1-2 बार देखेंगे और थोड़ी सी बुक पढ़ लेंगे, सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं। आगे की बातें हम लोग नए टॉपिक के साथ करेंगे। ओके, थैंक यू।